प्रियदर्शी आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैंने कल जो वीडियो बनाया था वह अक्षरशः आज बिल्कुल ही इंडियन एक्सप्रेस में छपा है और इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक और भी न्यूज़ ऐड है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि दोनों में कितना इंटर रिलेशन है और पाकिस्तान यूएसए की नीति का भी हम पूर्ण विश्लेषण कर पाएंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं, आप देखे होंगे कि ये इंडियन एक्सप्रेस में यह न्यूज़ छपा है कि किन किन जगहों को बुरी तरह से तबाह किया गया था। वो साइट्स कौन कौन से थे जो सैन्य विमान अड्डों के रूप में थे और जिनको भारी क्षति ब्रह्मोस ने पहुंचाया था। कल ही बताए थे हम, उसका आज इंडियन एक्सप्रेस पे यह न्यूज़ छप चुका है। अब देखिए, इस पर लिखा हुआ है द पाक एयरफोर्स एसेट्स दैट इंडिया हिट। कौन कौन से पाक एयरफोर्स थे, कल मैं वीडियो में बताया भी था, आप देखिएगा। इन्होंने यह पूरा का पूरा साइट्स को लिख रखा है, आप ध्यान से इस पर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सारी की सारी चीजें। देखिएगा, यही है रावलपिंडी। ये रेड वाला ऊपर जो भाग देख रहा है, दिखाई दे रहा है, ये 1 नंबर पर है, वो आपका रावलपिंडी है। ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वो रावलपिंडी है, रावलपिंडी है। ये सियालकोट का पोर्शन है। पशूर कल मैं बताया था, परशुर, लाहौर, ये है सरगोधा, यही है सरगोधा, और यह है चकला हवाई अड्डा। और बीच में एक पहाड़ी बताए थे कल, आप लोगों की याद होगा ही, वो कौन सा पहाड़ी था जिस पर जो है ये दोनों के बीच में, यही है किराना हिल्स जो कल मैं बताया हूं। और वो भी इस पेपर में पूरा का पूरा क्लियर नहीं है, फिर भी मैं कल पूरे बहुत अच्छे ढंग से मैं बताया था। किराना हिल्स है, ये किराना हिल्स है, ये किराना हिल्स है, ये दोनों के बीच में। इसके उत्तरी छोर पर आपका जो है, दक्षिणी छोर पर आपका सरगोधा है और पूर्वी छोर पर आपका जो है ये जो है सरगोधा है। ये सारी की सारी चीजें मैंने कल बताया था आपको। अगर देखिएगा, ये सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। नूरखा चकलाता, नूरखा चकलाता, हालांकि इस पर बहुत एग्जैक्ट लोकेशन पर नहीं दिया है एग्जैक्ट, लेकिन यहीं पर है नूरखा चकलाता। और नीचे है सरगोधा। सरगोधा आपका, सरगोधा तो लिखा है लेकिन रावलपिंडी के पास पड़ेगा यह सरगोधा, ये सरगोधा। हालांकि इस न्यूज़पेपर में भी वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया है, लेकिन कल के वीडियो में मैंने पूरी की पूरी चीजें बताए थे, वह इंडियन एक्सप्रेस में छप चुका है 100%। ये देखिए पूरे प्रूफ के साथ, यही है लाहौर, परसूर, सियालकोट, चुनियान और सियालकोट, और ये है आपका, यहीं पर है आपका सौधोर और वोहरली और कराची। इन सारी की सारी चीजों पर जो परमाणु, कल मैंने ये पूरे वीडियो में मैंने बताया था सारे के सारे, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही था किराना हिल्स के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर पर। एक था सरगोधा और दूसरा चकलाता के पास जो किए गए थे, कल मैं बताया था इसके बारे में पूरा का पूरा। सरगोधा हवाई अड्डा और दूसरे छोर पर था जो रावलपिंडी आपका नूरखा, नूरखा बहुत महत्वपूर्ण है, नूरखा चकलाता रावलपिंडी के पास। ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर परमाणु जो हथियार इसी दो छोरों पर रखे जाते हैं। जितने भी कल जो डीजीएमओ का जो फेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें पूरी वीडियो फुटेज डाले गए थे। प्रधानमंत्री का जो है देश के नाम प्रसारण में भी सारी बातें क्लियर हो गई कि कल मैं जो भी वीडियो बनाया वो 100% सही था। आज पेपर में उसकी पुष्टि भी हो गई, सारी की सारी चीजें मैंने बताया था। चलिए एक एक चीज को हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था, इन सारी चीजों की हम चर्चा करते हैं और एक एक चीज को बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है कि पाक एयर
forces assets that India hit. India missiles and drone inflicted heavy damage on the list of 8 Pakistani Air Force base. यहां पर सिर्फ मिनिमम 8 की बात कर रहा है, लेकिन कई स्रोत से 11, मैं कल 11 स्रोत की बात बताया था कि 11 हवाई अड्डों पर हमला किया गया है जो सैन्य हवाई अड्डा है। हालांकि इस पेपर में मिनिमम बता रहा है 8, तो मैंने मैक्सिमम बताया था कि 11 तक किया गया है, तो ये मिनिमम बता रहे हैं कि एटलीस्ट 8 किए गए हैं। एयरफोर्स बेस एंड सेवरल रडार and air defense unit and weathering aerial attacks last week, while the Pakistan defense known as the enemy own aerial attacks were the unable to breach Indian air defenses. है कि नहीं? इंडिया पर भी उसके रिलेटेड में जो है कई अटैक हमारे भारतीय क्षेत्र में भी किया गया। एयरफोर्स को भी अड्डा क्षेत्र पर बनाया गया, लेकिन उसको बीच में इंटरसेप्ट कर लिया गया, है कि नहीं? लेकिन ये कौन कौन से क्षेत्र हवाई अड्डे थे, इनकी पूरी लिस्ट और पूरी सारी चीजें बता दी गई है इस पेपर के अंतर्गत। तो इस पेपर में आज का ये इंडियन एक्सप्रेस के में पूरी तरह से ये छपा है। तो आप देखते हैं एक एक चीज को, हम देखते हैं कि PAF बेस ऑफ नूर खान, यही है नूर खान। कल मैं बताया था नूर खान के बदले में, नूर खान के बारे में। नूर खान रावलपिंडी, द एयरफोर्स इंस्ट्रक्ट्स of conduct and their PFE कॉलेज अकुला। ये चूंकि काफी इस पेपर में बहुत ज्यादा क्लियर आया नहीं है फोटो सही से, तो एक तो नूर खां है, कल ही बताया था, तो ये मैं क्लियर कट बता देता हूं कि यह जो है परमाणु जखीरा जो पाकिस्तान का है वह सब यहीं पर रखे जाते हैं। इसका पूरा यह है, वो बहुत क्लियर नहीं आ रहा है। लोकेटेड इन द हेडक्वार्टर, ये हेडक्वार्टर है पाकिस्तान आर्मी का। पाकिस्तान आर्मी का जो आर्सेनल है परमाणु कार्यक्रम का, उसका यह हेडक्वार्टर है। दिस इज एंड PFE, हाँ ये सारी की सारी चीजें मैं कल बता दिया था। 1947 इज द रीट एंड लीड द पाकिस्तान फ्रॉम 1965 एंड 1969। आपको बहुत स्पष्ट क्लियर आया नहीं है फोटो इसमें बहुत अच्छे ढंग से, शायद उसका थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये जो हवाई अड्डा है वह काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1965 का तो लड़ाई में, और 1969 वाले में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है कि नहीं? दूसरा है PAF बेस मुरीद है। मुरीद तो कल मैं बताया भी था, इसमें भी अटैक किया गया है। मैं इतना आपको कंफर्मेशन कराने के लिए ये वीडियो लाया हूं। कल जो मैं सारी सूचना दिया था उसका बताइए, इस पर जो है इस पर भी अटैक किया गया है और इस पर बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई गई है। और इसमें जो है जनरली जो है पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण एयरफोर्स का बेस स्टेशन है यहां पर, है कि नहीं? तीसरा है ये सुकूर में है। सुकूर कल मैं बता भी था, सुकूर यहां पर भी जो है ये पाकिस्तान का जो है एयरफोर्स का सैन्य अड्डा है। यहां पर भी जो है काफी जो है इस पर एयरपोर्ट पर जो है क्षति पहुंचाया गया है। और इसमें कहा जाता है कि सेकेंड मेजर सिविलियन एयरपोर्ट ऑपरेशन सिंध आफ्टर द कराची जो है एयरपोर्ट, माने यह सिंध में जो कराची एयरपोर्ट है उसके बाद यह दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसको जो है क्षति पहुंचाई गया है। और रनवे नॉक्ड बाय द, ये है PFE बेस आर्मी यार खान रहीम नाम का जो बेस
हवाई जहाज का वेस्ट था एयरफोर्स का, इसको भी क्षति पहुंचाई गई है। कल मैं पूरे डिटेल्स बताया था उसका, सिर्फ मैं आपको विथ प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि जो चीज मैं कल पूरा बताया था वो सारी की सारी ये चीजें इस आज इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में पूरी की पूरी छपी है। अब देखिए, रडार एंड सैटेलाइट एयर डिफेंस यूनिट, यह है परसूर। परसूर में कल बताया था 11 साइट्स बताए थे। परसूर सियालकोट डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, उसको नष्ट कर दिया गया था। सियालकोट पंजाब, ये सारी की सारी। और ये जो है रडार और सैटेलाइट एयर डिफेंस यूनिट को, जैसे कि कोई भी रडार एंड एयरफोर्स डिफेंस यूनिट होता है, जबकि कोई भी जहाज उड़ता है तो उसे कंट्रोलिंग या मॉनिटरिंग जो किया जाता है वो रडार सिस्टम से ही की जा सकती है। अब आपको लगता होगा कि इंडिया ने पूरा बैकबोन ही एयरफोर्स का तोड़ दिया, क्योंकि जब हम उसका कोई भी एयरफोर्स जो है, जब कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा तो आप फ्लाइंग कैसे कर पाएंगे? क्योंकि इस पूरे सिस्टम, देखिए ये नॉर्मल चीज नहीं है, इसके पूरे रडार सैटेलाइट सिस्टम और एयर डिफेंस यूनिट को ही हमने ब्रह्मोस से पूरी तरह से खत्म कर दिए। जब मैं वीडियो कल बनाया था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ब्रह्मोस का तो सर यूज ही नहीं हुआ है, लेकिन जब डीजीएमओ की जो बैठक हुई और आप में प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ और आज इस पेपर से पूरा स्पष्ट हो गया कि कल मैं जो वीडियो में एक एक बात बताया वो अक्षर से सही था। और बेस्ट प्रूफ मैं बता रहा हूं, जितना साइट्स बताए थे वो साइट्स आज इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में छपा है। तो कितना मेहनत किया गया होगा कंटेंट में, इसलिए मैं उसी दिन बता दिया था, कल ही बता दिया था कि पूरे यूट्यूब के इतिहास में इतने अच्छे ढंग से क्लासिफिकेशन के साथ और इतना डिटेल्स न्यूज नहीं बताया गया होगा। यही है किराना हिल्स। किराना हिल्स के बारे में परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो गया। किराना हिल्स पूरा का पूरा महत्वपूर्ण हो गया है कि किस लोकेशन पर है, कहां पर है किराना हिल्स का, पाकिस्तान के किस क्षेत्र में पड़ता है, किस जिला में पड़ता है, इस सब की चर्चा इसमें हो गई है। तो किराना हिल्स जो है पंजाब वाले क्षेत्र में, ये वाला पोर्शन है। आप देखिएगा यहां पर है, ये वाला पोर्शन है, आप देखिएगा एग्जैक्ट लोकेशन पड़ेगा ये वाला पोर्शन। इसी क्वेटा है जनरली या पंजाब के बेल्ट में ही, या ये बलूचिस्तान और पंजाब के बॉर्डर पर ये वाला पोर्शन में पड़ता है। यही वाला पोर्शन देख लीजिएगा, यहां पर मैप पर देखिएगा ये वाला पोर्शन है। तो मैं दूसरा मैप का लिखा दिया था और यहीं पर ये वाला जो है ऊपर की ओर जो है, ऊपर की ओर जो है यहीं पर है पेशावर। पेशावर और पेशावर में ही है चकलाता। चकलाता पेशावर में ही है चकलाता एयरबेस है, एयरफोर्स का यहीं पर जो है आपका हवाई अड्डा है, इसको उड़ा दिया गया है चकलाता। और इसका इसी चकलाता, और ये नीचे जो है ये वाला लिख लीजिएगा कौन सा हिल्स है आपका, किराना हिल्स है। किराना हिल्स है, किराना हिल्स है। और ये है सरगोधा, गोधा, सरगोधा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मैप के थ्रू आपका पूरा पता हो गया कि इस टाइप के प्रश्न भी नूर। अच्छे, बहुत लोग कहेंगे कि सर पेपर में तो चकलाता नहीं लिखा है, नूर खां लिखा हुआ है। तो चकलाता पार्टिकुलर जगह है, लेकिन एयरफोर्स का नाम, जो एयरफोर्स स्टेशन का नाम है नूर खां। नूर खां, नूर खान भी कहा जाता है। तो पूरा स्टेशन का नाम नूर खां चकलाता भी लिखा हुआ रहता है। चकलाता पार्टिकुलर जगह का नाम है और उस एयरफोर्स स्टेशन का नाम है नूर खां। तो पूरा नाम याद रखने के लिए नूर खां चकलाता, ये पेशावर में है। अब उसके नीचे ये है किराना हिल्स। किराना हिल्स के ये हो गया नॉर्थ की ओर, और उसके साउथ की ओर जाइएगा तो सरगोधा है, उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर। और इसी पहाड़ी के बीच के बंकर में पूरा का पूरा पाकिस्तान का एटॉमिक
जो प्रोग्राम चलते हैं या जितना भी एटम बम्स है इसी बंकर में छुपा कर रखता है। अब आप कहेंगे कि ये पूरा का पूरा बंकर ही क्यों नहीं उड़ा दिया गया, तो आगे होगा तो ये टारगेट किया जा सकता है। इसलिए अब अपुष्ट खबर से यह सूचना मिली है कि यहां से सारे, और एक और सूचना बता दे रहा हूं, कल मैं एक वीडियो में बोला था कि यह अपुष्ट खबर है कि रेडिएशन हो रहा है। आज के पूरे न्यूज़पेपर में फ्लैश हो रहा है कि रेडिएशन की खबर आई है, और यूएसए की टीम जो है, यूएसए ने अपना टीम भेजा है जो रेडियो धर्मी तत्व की जांच कर रहा है कि कहीं रेडिएशन तो नहीं हो रहा है। इसकी पूरी समीक्षा हो रही है। पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है, और कल ही मैं इसका सूचना दिया था वीडियो में, तो उस वीडियो को जाकर देखिएगा, पीछे पूरी पुष्टि मिल जाएगी। और वह सबसे पहले मैं वीडियो डाला था, वो मैं और भी पहले वीडियो डाल देता, लेकिन पूरे देखिएगा सुरक्षा की दृष्टि से आज भी यह सिर्फ नॉर्मल इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसके सैनिक अड्डा पर कहीं भी आपको दिखाएगा नहीं वीडियो, क्योंकि गूगल के द्वारा उसने बैन करवा दिया है। तो ये सब मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है। यही है सरगोधा, है कि नहीं? ये दक्षिणी छोर पर सरगोधा है, और यह बीच में किराना हिल्स। इसी किराना हिल्स में वह लगभग पूरे बंकर बनाकर अपने परमाणु कार्यक्रम को चलाता है या छुपा कर रखा है। तो हमारी इतनी क्षमता जरूर है कि इस किराना हिल्स को भी उड़ाने की क्षमता रखते हैं, इस पूरे बंकर को। ऐसे ऐसे मिसाइल्स है, और इंडिया ने बता दिया है कि बेटा अभी तो सिर्फ मैंने जानबूझकर इसके पूरे जो ये प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, उस पर नहीं मारा है जहां से परमाणु हथियार का निर्माण होता है। इसी देश के आसपास पर जानबूझकर नहीं मारा है, सिर्फ एयरपोर्ट पर मारा है, पूरी तरह खत्म है। और हल्का सा उन्होंने उसके साइड में मारा है, एग्जैक्ट लोकेशन पर नहीं मारा है कि बेटा हम चाहेंगे तो तुम्हारे इस पूरी किराना हिल्स को उड़ाने की क्षमता भी रखते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र को देखिएगा, यहां से देखिएगा तो इंडिया की बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। देखिएगा यह पंजाब को जैसे ये वाला, देखिए पंजाब, कई लोग समझ रहे थे कल की पंजाब तो इंडिया में है सर, आप बता रहे थे पाकिस्तान में पंजाब है, तो पाकिस्तान में भी पंजाब है, इंडिया वाला भी पंजाब है या पाकिस्तान का पंजाब है। और इस पंजाब को देखिएगा कि थोड़ा सा अगर सिर्फ पंजाब क्रॉस करेंगे तो यह इंडिया का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, यहां से ज्यादा दूरी नहीं है। इसीलिए एक चीज और, एक साइंटिफिक चीज का विश्लेषण करेंगे। ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। अभी कौन सा महीना है? महीना जून का है, और पश्चिमी हवा बहती है। एक वैज्ञानिक विश्लेषण हम करेंगे, और भारत क्यों नहीं पूरी तरह से इस बंकर को उड़ाया, एक चीज का वैज्ञानिक हम विश्लेषण करेंगे। कल मैं वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहा था तो कई लोगों को हंसी आ रहा था कि ये सारी चीजें आपको कैसे पता है। तो ये तो पूरा का पूरा आज के पेपर ने सारी चीज की हमारी पुष्टि कर दी। एक चीज बताया हूं, 100% सारी की सारी बातों की पुष्टि हो गई है। बताइए, अब बहुत लोग कहेंगे कि वो सिर्फ हल्का सा लीकेज करने के लिए क्यों छोड़ दिया। आज पूरा पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है कि परमाणु का रेडिएशन निकलना शुरू हो गया, उसका इंपैक्ट क्या भारत पर पड़ेगा, तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। बोलिए कैसे? तो देखिए, मैप में ऊपर की ओर होता है नॉर्थ, नीचे की ओर होता है साउथ। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ईस्ट में है, दाहिने ओर होता है ईस्ट। ज्योग्राफी अगर नॉर्मल पढ़े होंगे तो ईस्ट में है आपका भारत, और वेस्ट में है जो अफगानिस्तान का पोर्शन है। तो अफगानिस्तान भी प्रभावित हो सकता है क्या? इंडिया भी प्रभावित हो सकता है क्या? तो मैं एक चीज बात बताता था, यह महीना है मई और जून का, और मई और जून में गर्मी के दिनों में पछुआ हवा बहती है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर हवा बहती है। और जैसी हवा आएगा, इस रेडिएशन को भारत की ओर बाई हवा, बाई एयर से वह भारत की ओर ला सकता है कि नहीं, भारत के कई राज्यों को प्रभावित कर सकता है।
लेकिन चूंकि भारत ने जानबूझकर इसके पूरे रेडिएशन सिस्टम को खत्म नहीं किया, नहीं तो उसका इंपैक्ट भारत में भी पड़ जाता। इसीलिए जो कुछ लोग भी ज्यादा ज्ञानी बनते हैं, जिनको थोड़ा सा भी साइंस का ज्ञान नहीं होता है और करंट अफेयर्स पढ़ाने चल जाते हैं कि पूरा किराना हिल सिवरा देना चाहिए उस जोश जोश में। कल मैं बताया था, आज भी मैं साइंटिफिक रूप से बता रहा हूं, विथ मैप बता रहा हूं। मैप इसलिए आज साथ में लाया हूं ताकि आपकी एक एक चीज का विश्लेषण करा सकूं। इसलिए भारत ने सिर्फ इसमें लीकेज किया है। तो सिर्फ लीकेज किया है तो क्या सर भारत में इसका मतलब डर के रहना चाहिए कि अब ये तो काफी दिक्कत हो जाएगी, जितना पाकिस्तान को घाटा नहीं उससे ज्यादा हो सकता है भारत को भी घाटा हो जाए? तो इससे बहुत ज्यादा प्रभाव इंडिया को नहीं पड़ने वाला है। ये आप सिर्फ डर गए होंगे इतने सारे एक्सप्लेनेशन देखकर। तो मैं बताता हूं कि क्यों नहीं होगा। क्योंकि ये जो किराना हिल्स में है, ऐसा नहीं कि हिल्स तो एक प्रोटेक्शन है, हिल्स के नीचे भी अंडरग्राउंड करके उसमें ये सारे के सारे इक्विपमेंट रखे गए हैं। यानी कि उसमें जो सिर्फ होल हुआ है और उस होल को भरना बड़ा मुश्किल होता है। रेडिएशन अगर ओपन जगह से हुए रहता तो उसे एक, चूंकि आप जानते हैं कि आपको कई प्रकार के रड होते हैं, बोरोन भी यूज होता है। और अभी न्यूज, अब आपको एक बहुत अच्छी सूचना दे रहा हूं, और कल में तो हमारी बात तो सारी की सारी बात सही निकल जा रही है। मैं कई बार डरता हूं कि यह पुष्टि नहीं हुई खबर की, लेकिन आज इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी खबर को पुष्टि कर दी। तो हमारी ये भी बात आप बिल्कुल 100% आप ध्यान में रखिएगा कि अभी हाल में ही ऐसा सूचना मिली है आज और कल में कि पूरी पाकिस्तान में अफरा तफरी है और पाकिस्तान की सरकार ने बोरोन को मंगाया है। बोरोन केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, बोरोन, यह बोरोन को आयात कराया है पाकिस्तान ने। कनाडा और कुछ ऐसे यूएसए से भी शायद कराया है, कनाडा और यूएसए से बोरोन को आयात कराया है। और कल ही हम वीडियो में बताए हैं और पूरा पूर्ण विश्लेषण करके बताए हैं। शायद यूट्यूब पर किसी ने इतना गहन विश्लेषण करके नहीं बताया था क्या चाल है यूएसए की। आज उसकी भी पुष्टि हो गई है। यूएसए की टीम जो परमाणु रेडिएशन के एक्सपर्ट है कि हो रहा है और किस स्तर पर हो रहा है, उसकी पूरी की पूरी टीम यहां पहुंच चुकी है कि कितना क्षति हुआ है और कितने स्तर तक क्षति हुई है। उन सारी की टीम की जांच आ गई है, आई है जांच के नाम पर। और कल मैंने बताया था कि भिखारी को भीख दिया गया है तो किस कारण से दिया गया है, कोरिलेट करके बताइए। उस पूरे वीडियो को देखिए और एक एक चीज का विश्लेषण कीजिए और इस पेपर से मिलाइए। आपकी पूरी की पूरी बात आपको सत्यता साबित हो जाएगी। कहा जाता है कि हिंदी पेपर में बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, हिंदी पेपर की अपनी कंटेंट का वो लेवल नहीं होता है, और हिंदी पेपर पढ़ने वाले का इतना आईक्यू लेवल इतने हाई लेवल पर होता है कि इन सारी चीजों को वो कोरिलेट कर पाएगा। तो हर हिंदी पेपर से आप बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रखिएगा। हालांकि इंग्लिश पेपर की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं और क्या उनका प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलता है वो अलग बात है, लेकिन उसमें भी कुछ न्यूट्रल होकर कुछ बातें तो लिया जा सकता है। तो ये देखिए सारी चीज की हम पुष्टि करा रहे हैं। अब देखिएगा कि क्यों नहीं यह भारत पर इतना प्रभाव पड़ेगा। पछुआ हवा जब चलेगी मई जून में, तो उसकी विशेषता मैं बता दिया हूं कि यह ग्राउंड में अंडरग्राउंडेड है और उसमें होल कर दिया है। यह है ब्रह्मोस की पावर आपने बता दिया है कि एग्जैक्ट लोकेशन पर नहीं गिरा है। वो चाहता तो किराना हिल्स को भी उड़ा सकता है। ब्रह्मोस की पावर को दुनिया ने देख लिया है, उस क्रूज मिसाइल को जिसका कोई रडार सिस्टम तो रोक ही नहीं सकता है। तो हम जब चाहेंगे, जिस समय चाहेंगे, इस किराना हिल्स मेरे टारगेट पर है। यानी कि जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जिस समय चाहेंगे, उसके पूरी परमाणु कार्यक्रम हमारे जद में है।
यानी कि वहां से किसी भी प्रकार के थ्रेट करने के पहले ही हम उसको नेस्ताबूद कर देंगे। तो ये तय हो गया है। क्योंकि हम पाकिस्तान को तो लगता है हम तो सनम डूबे हैं, तुमको भी डुबा के डूबेंगे। तो यह मत समझिएगा कि यहाँ जो रेडिएशन होगा उसका इम्पैक्ट इंडिया पर नहीं पड़ेगा। बहुत खराब रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है। इसका रेडिएशन में आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि चैन सिस्टम में जाता है, इसे ऐसे ऐसे चैन सिस्टम बनते चला जाता है। यानी कि इसको जो है बोरोन के रड से भी इसको कंट्रोल किया जाता है, या रेडियम के क्षण से। हमारे जो केमिस्ट्री के क्लास में पढ़ाया जाता था उसमें रेडियम होता है, लेकिन अब जो है बोरोन का भी यूज होता है। जो अभी रिसेंट में यह न्यूज आया है कि पाकिस्तान ने बोरोन को एक्सपोर्ट कराया है। और भूकंप के झटके मैंने कल कोरिलेट कराया था वीडियो में। वह भूकंप का झटका कुछ और नहीं था, क्योंकि परमाणु जब भी विस्फोट कराए जाते हैं तो जिस समय शक्ति 98 के अंतर्गत राजस्थान के पोखरण में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने शक्ति 98 के तहत पोखरण विस्फोट किया था, तो राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भूकंप के झटके देखे गए। इतनी पावरफुल होता है परमाणु, है कि नहीं। तो ये सारी की सारी जो भूकंप के झटके देखे गए हैं, सबको कोरिलेट कीजिएगा। मैंने क्या बोला था कि जरूर कुछ ना कुछ घटा है, और यह पूरी की पूरी बात मेरी 100% श्योरिटी के साथ सही साबित हुई है। और शायद इतनी ज्यादा आप पूरे जगह पर आप देखेगा इस लोकेशन के साथ इस ढंग से नहीं कहीं आपको बताया गया होगा। पेपर ने भी बहुत ये सिर्फ साइट देकर और उन्होंने बता दिया कि इन एयरपोर्टों पर इसका जो है इस प्रकार से क्षति पहुंचाई गई है। कल भी मैं पूरी की पूरी आपके एक एक साइट्स को मैंने बताया था कि किस प्रकार से ब्रह्मोस ने क्षति पहुंचाई है उनके एक एक एयरवेज को, सैन्य एयरवेज को। अब आपको लगता होगा कि भारत ने कुछ नहीं किया है, तो मैंने बताया था कि ब्रह्मोस इतनी खतरनाक है कि इसकी 1 घंटा की कार्रवाई में, 1 घंटा क्या मुश्किल से आधे घंटे की कार्रवाई में पूरा का पूरा नेस्ताबूद करके रखती है। पूरी उसकी सैन्य अड्डा को अगर उसको युद्ध स्तर पर भी बनाया जाए पूरे सैन्य अड्डा को, तो उसको कम से कम 2 साल लगेंगे। और जितना अमेरिका से और IMF से जो ऐड मिला है ना, वह 1-2 हवाई अड्डा के रिपेयर में ही लग जाएगा। तो समझ जाइए कि फिर भिक्षाटन करना पड़ेगा। इतना इंडिया ने उसे क्षति पहुंचा दिया। और दूसरी नंबर बात, इससे कल जो हमने कोरिलेट किया था IR में, मैंने बताया था कि इससे 2 फायदा होगा यूएसए को। यूएसए एक प्रकार का सहानुभूति लेगा कि तुम्हें इतना ऐड दिए है, और दूसरी सहानुभूति ये लेगा, IMF कुछ और नहीं है। आपने कल मैं इसको पूरी तरह से क्लियर कट बताया था कि वह परसेंटाइल की आधार पर होता है कि उसमें जिसका भागीदारी होता है उसका उतना ही ज्यादा वोटिंग राइट होता है। ये टेक्निकल चीज बताया था। और कल बता देते हैं, इस बात को हमने पुष्टि की थी कि यूएसए की टीम जरूर आएगी, और ये दोनों जगह पर चाइना का स्टेक होल्डर है। यानी कि पूरे जो सिस्टम को विकसित करने में चाइना का स्टेक होल्डर है, यानी कि चाइना की प्रौद्योगिकी सारी चीज यहीं पर लगा है। तो यूएसए जब भी उसकी टीम आएगी तो सिर्फ परमाणु का रेडिएशन का वह जांच नहीं करेगा, वह उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को जान पाएगा, उसकी तकनीक को समझेगा। और जब न्यूक्लियर वार या किसी प्रकार का वार होगा ना, तो उसका काट निकाला जाएगा कि हम चाइना का काट न्यूक्लियर सिस्टम में किस प्रकार से निकल पाएंगे। तो चाइना भी इस चीज को बिल्कुल ही अब अवोच करेगा इस चीज को कि भाई यूएसए की टीम क्यों आ रही है। तो वह देखिए, अब आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, जो कल मैं जोड़ने का प्रयास किया था वह 100% सिक्योरिटी के साथ आ गया। दूसरा चीज लिंक जोड़िएगा कि थोड़ा दिन पहले अब चाइना अपोज करेगा कि ये तो मेरा मैं माने पपेट को पाल रहे थे। आज
यूएसए के गोद में बैठ गया है। क्योंकि मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, प्रोस्टिट्यूट वुमेन होता है। तो प्रोस्टिट्यूट वुमेन का काम क्या होता है कि जो जितना ग्राहक पैसा दे देगा उसकी गोद में जाकर बैठ जाएगा। पाकिस्तान की वही स्थिति है। इस बार ग्राहक के रूप में यूएसए ने ज्यादा पैसा दिया, तो ये प्रोस्टिट्यूट वुमेन के रूप में कहां बैठ जाएगा? ये तो यूएसए के गोद में जाकर बैठ जाएगा। तो इधर वाला ग्राहक कहेगा अरे इतना दिन से तो हम तुमको खिला पिला रहे थे, तुमको सारे चीज कर रहे हैं। तो यूएसए पाकिस्तान का कोई मॉडल थोड़ी है, और मोरल की बात करता मोरल भी नहीं है। तो इस स्थिति में यूएसए कहेगा चाइना को कि कोई बात नहीं भाई, थोड़ा, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ देने के लिए कुछ बचा थोड़ी है जो चाइना को खुश कर दे। वो अपना गधा देगा क्या? तो यूएसए ने अभी देखिएगा सेकंड लाइन, इसको कोरिलेट किस प्रकार से करता हूं आईआर में। खूब टेरिफ ऑफ गेम खेला जा रहा था, जो पीछे के वीडियो में हम कोरिलेट किए थे, कल ही के वीडियो में टेरिफ वार। तो टेरिफ वार में 145% जो है टेरिफ जो है बढ़ा दिया था। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, तो टेरिफ समझिएगा बहुत टेक्निकल चीज है ये, चूंकि इकोनॉमिक्स का चीज आ जाएगा। इकोनॉमिक्स में अप्लाइड इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि नॉर्मल जो इकोनॉमिक्स पढ़ के आते हैं उनकी बातें नहीं है, ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स को जानने के लिए इस चीज को जोड़ने का प्रयास करते हैं। फिर गंभीरता से सुनिएगा, मेरा वीडियो ये वो वायरल वीडियो वाला नहीं है कि 2-4 मिनट में देखेगा माहौल बना दिए, सो वाली बात नहीं। यह वीडियो चूंकि कमीशन लेवल का है और इस वीडियो को देखने वाले कम ही लोग देखते हैं, लेकिन पूरी कमीशन के डिवोटेड स्टूडेंट होते वो देखते हैं। तो पूरी गंभीरता के साथ सुनिएगा। मैं बताना चाहता हूं कि 145% जो टेरिफ बढ़ा दिया गया है, तो 145 टेरिफ बढ़ाता क्यों है? अपने यहां के जितना भी इंडस्ट्रियलिस्ट है या उद्योगपति है उसको वह संरक्षण देता है। यानी कि हमारे देश में जितना उद्योगपति है वही जितना प्रोडक्शन करेंगे किसी भी वस्तु को, वही वस्तु सप्लाई होगी। और यहां पर जब बहुत कम माने सीमित मात्रा में कंपनियां होगी तो वस्तु महंगे बिकेंगे। यानी कि टेरिफ बनाने से हमारी कंपनी को, यानी कि हमारे देश की कंपनी को तो लाभ होगा, लेकिन आम जनता को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा कंपनियों के बीच बढ़ेगी ही नहीं। न विदेशी कंपनी है न अपने सिर्फ देश की अपनी कंपनी है, तो मोनोपोली होगी। और टेरिफ बनाने से क्या होगा कि हमने अपनी कंपनी को संरक्षण तो दिए, लेकिन यहां के आम नागरिकों को उससे मुद्रा स्फीति से गुजरना पड़ा होगा, इन्फ्लेशन से गुजरना पड़ेगा। इन्फ्लेशन कुछ नहीं होता है, वस्तु का महंगा हो जाना, यानी कि वस्तु के मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का वैल्यूएशन घट जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में? इन्फ्लेशन कहते हैं। तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति में वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। अब कहेंगे सर कहां पढ़ा रहे थे, कहां ले गए? मैं एक एक चीज को कोरिलेट कर रहा हूं, इसलिए दोनों आर्टिकल एक साथ आया ताकि इंटरनेशनल रिलेशन में बढ़ने होने वाली घटनाओं को आप कोरिलेट कर सके। अब देखिए, अब चूंकि चाइना कहेगा कि ये इस पर जो परमाणु का रेडिएशन हुआ है वो तो यूएस आके हमारे पूरा सिस्टम को चुरा के ले जाएगा या उसका काट निकाल लेगा। अब क्या काम कर दिया कि चाइना को ध्यान भटकाने के लिए यूएसए ने क्या किया? टेरिफ वार गेम खेल रहा था। यानी कि 125% कहां चला गया? 145% आपका यूएसए बढ़ा दिया। यूएसए बढ़ा दिया आपने वस्तु को, आयात जो भी आयात होगी वस्तु उस पर टेरिफ बढ़ा दिया। अब यूएस चाइना ने उसके प्रतिशोध में क्या किया कि चाइना अपने यहां जो अमेरिकी सामान आता था, माने वह इंपोर्ट कराता था, आयात कराता था,
उस पर इसके प्रतिशोध में 125% कर दिया। तो आप कहेंगे सर चाइना तो मात्र 125% किया, यूएसए तो 145% बढ़ा दिया, तो अभी भी चाइना ने तो कम ही बढ़ाया उसके रिस्पेक्ट में। तो मैं आपको कल ही बताया था कि यूएसए जो इकोनॉमी का इतना बड़ा पावर है, वह चावल दाल बेचने से, कुछ स्टील के बर्तन बेच लेने से, मोबाइल बेच लेने से, यानी कि छोटी छोटी वस्तुओं को बेचकर कोई बहुत बड़ा इकोनॉमी का हेड नहीं बन जाता है कि नहीं। यूएसए का मेन जो सुपर पावर बना है और इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसके पीछे कारण है उसके हथियार मार्केट, जो बहुत कम लोग इस बात को समझ रहे हैं। हथियार मार्केट लगभग 80% से 90%, लगभग 80%, मैंने एक जगह डाटा भी देखा था, 80% जो इक्विपमेंट डिफेंस में रख रहे हैं उसके यहां इंक्रोचमेंट है या घुसपैठ है पाकिस्तानी यूएसए के डिफेंस इक्विपमेंट का। वह जहाज के रूप में हो सकता है, और भी इक्विपमेंट के रूप में हो सकता है, औजार के रूप में हो सकता है, मिसाइल के रूप में हो सकता है, यह सब में इंक्रोचमेंट है रशिया यूएसए का। तो आप बताइए वह मेन जो पैसा आ रहा है इकोनॉमी का किसके साथ आ रहा है? उसके साथ क्लैश हो रहा है। तो उसने ध्यान भटकाने के लिए क्या काम किया है? गजब कर दिया है। अब जो है चाइना पर जो यूएसए ने 145% तक जो टेरिफ बढ़ा दिया था उसको घटा दिया, और घटा इतना दिया है कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर टेरिफ अगर 10% है, तो अगर टेरिफ जो है चाइना का अगर 10% है, अगर मान लिया किया है रेशियो के रूप में, तो उसके बगल में मेक्सिको है, उस मेक्सिको से वह टेरिफ ले रहा है इससे 3 से 4 गुना ज्यादा, 3 से 4 गुना ज्यादा ले रहा है, 3 से 4 गुना ज्यादा ले रहा है। कहने का मतलब है कि अपने पड़ोसी से टेरिफ से 3 से 4 गुना ज्यादा ले रहा है, इस 10% की तुलना में। जबकि इतना कम कर दिया है टेरिफ, इतना, ये मैं अपने मन से बोल नहीं रहा हूं, देखिए ये पूरा Why US China have agreed to temporarily slash tariff। अब देखिए the trade war between US and China। अब देखिए ये पूरा का पूरा मैं डाटा निकाल के बता देता हूं। देखिए सारा का चीज बता देंगे। Why US China have agreed to temporary slash tariff। अब देखिए टेरिफ वार में देखिए लास्ट में देखिए द ट्रम्प इज एग्जेम्प्ट माने कमी करना, सेकंड इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट देम ओनली टू ए 20% टैरिफ, यानी कि वह अप्रैल में 20% था, मई में इसको घटा के और भी कम कर दिया है, यानी कि 10% रह गया। इसको कोरिलेट करके देखिएगा, इस पूरी कहानी को अगर कोरिलेट करके देखिएगा, मैंने पूरे आर्टिकल्स को पढ़कर ही सिर्फ आपको प्रूफ के लिए दिखाने के लिए मैं सिर्फ ये लाया हूं कि आप ऐसे ही कोई भी चीज कैसे बोल देते हैं। तो यह इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है, इसको आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट देखिए टाइमिंग इस समय कम कर दिया, यानी कि टेरिफ को और कितने दिनों के लिए कम किया है कि ये ट्रेड वार का हम जो है रोकना चाहते हैं, इससे यूएसए को घाटा हो रहा है, रियल में घाटा हो रहा है। ट्रंप जो है अलोकप्रिय हो रहे हैं अपने देश में इस टैरिफ वार के कारण। बोलिएगा कैसे? जो आम व्यक्ति जो है वह किसी वस्तु को खरीद रहा है, चूंकि टैरिफ 145% तक बढ़ा दिए हैं, और यूएसए की कंपनी घरेलू प्रोडक्शन के लिए उतना प्रोडक्ट नहीं बनाती है जितना कि चाइना का माल हर जगह पर पटा हुआ है, यूएसए में भी जाता है, तो वहां घरेलू प्रोडक्ट जो है वह महंगा हो गया था, क्योंकि उस पर 145 अगर टैरिफ लगा रहा है। टैरिफ लगाने का मतलब है कि जिस देश में जा रहा है
उसने उसको टैक्स बढ़ा दिया तो स्वाभाविक रूप से उस देश में वस्तु महंगी मिलेगी। इस कारण से वहां के आम व्यक्ति को वह वस्तु ज्यादा मूल्य में मिल रहा है, महंगाई बढ़ गई थी, आम आदमी परेशान थे और इस टैरिफ का लाभ सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को हो रहा था जो उद्योगपति है वो। और चूंकि आपको बता देता हूं कि ट्रंप भी एक प्रकार का उद्योगपति है, तो यह आम जनता में अलोकप्रियता हासिल कर रहे थे। ट्रंप अभी भी अलोकप्रिय हो रहे हैं। तो एक उन्होंने काम किया, हालांकि एक दिन में लोकप्रिय और एक दिन में कोई अलोकप्रिय नहीं होता है, उसकी एक कुछ सिलसिला होता है, उसकी कुछ जो है टाइमिंग होती है, एक माने धीरे धीरे घटती या बढ़ती जाती है। एक व्यक्ति रात भर में अलोकप्रिय और रात भर में ही कोई लोकप्रिय नहीं हो जाता, उसके लिए बहुत एक प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस कितने दिनों से चली आ रही है। इसी अलोकप्रियता के कारण कि ट्रंप जो है कई जगहों पर फेलियर हो रहे थे, तो एक बार वह भारत पाकिस्तान के मुद्दों में जो वह सरपंच बनने की कोशिश कर रहे थे और इनको क्रेडिट लेना चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में जो शांति स्थापित किए हैं और बजाते अरे शांति ही स्थापित करना है और आपके कहने से शांति स्थापित हो गई, तो इसको ढिढोरा पीटने की क्या आवश्यकता है। तो सर आप बता दीजिए कि ढिढोरा उन्होंने कैसे ट्वीट किया। तो उन्हें ट्वीट करने की क्या आवश्यकता थी जब आपके एक मोबाइल से ही, फोन कॉल से ही, हालांकि उनका मोबाइल कॉल नहीं होता, वो लोग हॉट टॉक करते हैं, माने हॉट जो है हॉट टॉक कहा जाता है उसको, जो बड़े बड़े लेवल के देश के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति बातचीत करते हैं तो हॉट टॉक पर बातचीत करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारी की सारी चीजें जो हो रही है, इसका मतलब यह है कि ट्रंप जो है उन परिस्थितियों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और इन सारी अलोकप्रियता को लोकप्रियता में बदलने के लिए वो बोल रहे हैं कि देखो ना, हमारे कहने से तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक बहुत विभीषिका जो एटॉमिक वार होने वाला था, वो शायद एटॉमिक वार हम टाल दिए। और उनका स्टेटमेंट है, मैं अपने मन से बोल नहीं रहा हूं, उन्होंने बोला कि लाखों लोगों की जान, मासूमों की लोगों की जो जान बची है इस वार के ना होने से। इसका मतलब आपको पहले से पता था कि परमाणु अटैक या तो इंडिया करने वाला है या पाकिस्तान करने वाला था, यानी कि इसकी आपकी बात की पुष्टि थी, इसलिए इस ढंग की बातें कह रहे हैं। खैर जो हो, कहने का मतलब यह है अचानक उन्होंने चाइना को पूरा टेरिफ घटा दिए और टेरिफ एक महीना के लिए उन्होंने टेरिफ, अब इस अलोकप्रियता का कारण यह है जिसके कारण उन्होंने टेरिफ को घटा दिया है, या फिर ये जो मामला है जो भारत पाकिस्तान से जोड़कर देख रहे हैं कि चाइना के गोद में बैठ चुका है पाकिस्तान, या फिर ऐड देने के बाद चाइना फिर से वह यूएसए के गोद में बैठ गया है, क्योंकि ये तो किसी प्रकार का, अरे किसी का भी रखेल हो सकती है, इसका भी उसमें रखेल वाले के अपने भी ईमान होते हैं, इसका तो कोई ईमान नहीं है। खैर जब ये यूएसए के पाले में चला गया है तो चाइना भी तो नाखुश हो जाएगा। तो चाइना को थोड़ा सा दिग्भ्रमित करने के लिए या थोड़ा सा खुश करने के लिए को पाकिस्तान जैसे प्रेमिका को, जो अयाशी का एक साधन था, शायद उनको थोड़ा देर के लिए भूल जाए, एक महीना के लिए भूल जाए, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान पर ध्यान नहीं जाए, इसलिए हम जो है तुमको हम टेरिफ में भी छूट दे रहे हैं ताकि तुम्हारा इस पर ध्यान ही नहीं जाए। यूएसए का माइंड गेम जब आप सोचेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि जिंदगी में ऐसा रिलायबल दोस्त जो है, अगर ऐसा मेरा कोई अगर दोस्त बनता है तो इससे बढ़िया है कि दुश्मन अच्छा है, ताकि वो क्लियर कट है कि वो सामने फ्रंट पर दिखता है कि वो मेरा दुश्मन है। इसलिए ये जिस प्रकार का ढोंग रचता है ना, तो इस ढोंग के छलावे में आप कभी नहीं पड़िएगा। और ये इतिहास रहा है कि इंडिया को तो किसी भी स्तर पर नहीं पढ़ना चाहिए। आप ये सारी चीज को रिलेट करके मैं बताता हूं। कुछ लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं थोड़ी देर में, कैसा कर दिया। कई बार होता है कि बड़े आदमी जब आपके घर पर आते हैं ना तो पता चलता है कि बार बार कितना बड़ा आदमी मेरे घर पर आया है। और एक अच्छा मित्र जो आपसे इतना स्नेह पूर्वक रह रहा है,
उसको आप भूल जाते हैं, लेकिन आप ये थोड़े दिन के लिए आपको आभास होता है कि हम भी बड़े हो गए उसके साथ साथ। अपनी औकात को कभी भूलना नहीं चाहिए और अपनी आत्मसम्मान को कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी नंबर बात, अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। आप उभरती हुई महाशक्ति है, यह आभास हो चुका है विश्व के सारे देशों को, और आपको पैर खींचने का प्रयास हर जगह से होगा। इसलिए बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से, विवेक पूर्ण ढंग से, और जो आपका स्वाभाविक मित्र है कम से कम उस मित्र को मत खोइए जो आपके बुरे वक्त में हमेशा साथ रहा है। और जब आपकी स्थिति अच्छी हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग मिलने आएंगे, कैसे भैया, आज भी होता है ना। उस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आज हमसे मुखातिब है तो किस कारण से मुखातिब है, तो उस चीज को बड़े ध्यान के साथ और पूरी विवेकपूर्ण ढंग से कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं कल इन सारी बात को कोरिलेट कराया था और आज यह पूरे के पूरे आर्टिकल्स आया है, आप कोरिलेट करके देख लीजिए। तो आईआर का प्रश्न जब आते हैं ना, तो आईआर का प्रश्न सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड नहीं होता है। आईआर का संबंध पूरी सोशल सिनेरियो से होता है, पॉलिटिकल सिनेरियो होता है, उसका इकोनॉमिक सिनेरियो होता है, और उसका डिफेंस सिनेरियो होता है, यानी कि रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित होता है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन से होता है, टेक्नोलॉजिकल जो है ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, और सबसे बड़ी बात होती है कि यह सब कुछ तब होता है जब उनके कल्चरल रूप से आप उसमें सिमिलरिटीज दिखने को मिले। कहने का मतलब है अब इन सब में डिफरेंसेस हो तो फिर आप कैसे एक संबंध को स्थापित कर लिए। थोड़ा देर के लिए हम मान भी ले कि हम इस आधार पर तो किसी से संबंध भी स्थापित नहीं कर पाएंगे, ठीक है, संबंध रखिए, सबसे संबंध रखिए, हमें किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का दुश्मनी नहीं रखेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि मेरा सच्चा मित्र कौन है और सिर्फ नाम मात्र के मित्र कौन है। यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे आर्टिकल से क्या सीख मिल रही है, ये सारी की सारी चीजें बताइएगा। खैर, इसमें सारी चीजें अब कहेंगे कि यह ट्रेड वार जो थोड़ा दिन चला, ये भी प्रश्न आएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह में आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसको भी हम चर्चा करेंगे कि इस ट्रेड वार में जनरली फायदा किसको हुआ, यानी कि फायदा रियल में हुआ किसको। तो एक डाटा के अनुसार बताया जा रहा है कि इसमें यूएसए को घाटा हुआ है, और इस आर्टिकल के अनुसार और 1.25 बिलियन का फायदा हुआ है चाइना को। अब बोलेंगे कि यूएसए को घाटा क्यों हुआ होगा, तो रियल रूप से घाटा होगा, क्योंकि मैंने कल ही के वीडियो में बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, डिफेंस प्रोक्योरमेंट के रूप में और डिफेंस के क्षेत्र में जितना निवेश यूएसए का है उतना मैन्युफैक्चरिंग के रूप में नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के रूप में तो वह इंडिया से मंगाता है बहुत सारी सामानें, और चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग का हब है। तो चाइना को मान लिया कि यूएसए ने अगर उसको बंद कर दिया कि हम आपके सामानों को बहुत महंगा पर भी मैंने लेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि चाइना का सामान नहीं बिका होगा, है कि नहीं, और यूएसए का सामान सस्ता हो गया होगा, क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से बना ही नहीं हुआ है। तो वह महंगी वस्तु को भी वह चाइना ही के सामान खरीदेगा, वह महंगा खरीदे या सस्ता खरीदे, उपलब्ध तो चाइनीज ही सामान है ना, उसका विकल्प थोड़ी है आपने प्रतिस्थापित कर रखा है। और चाइना के बदले अगर किसी देश को मान ले कि अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का हब रहता तो इन जगहों पर वह फायदा उठा सकता था इसका, क्योंकि इंडिया के सामानों पर तो इतना नहीं किया था। तो अब जब हटा दिया है तो फिर चाइना की सामान जो है पूर्ण रूप से 1 महीना के लिए तो कम से कम पूरा का पूरा इसमें और इकोनॉमी का ग्रोथ होगा चाइना का। तो कहने का मतलब है कि दोनों हाथ में लड्डू है, चाइना को घाटा यूएसए को हुआ ज्यादा होशियारी के चक्कर में। तो इन सारी चीज की पूर्ण समीक्षा हम करें तो आप बताइए कि चाइना को घाटा कहां है, और चाइना जो है और यूएसए
यूएसए जो है झूठ मूठ का जो हमें दोस्त बनने का छलावा दे रहा है, वो अंतिम रूप से फायदा तो चाइना को ही पहुंचा रहा है, और चाइना इनडायरेक्टली रूप से या डायरेक्टली रूप से फायदा यूएसए को पाकिस्तान को पहुंचा रहा है, और पहुंचवाना हुआ निश्चित रूप से फायदा पाकिस्तान को चाहता है, चाहे वह ही इस हाथ से दे या दूसरे के मार्फत दे के कराए। तो इस गंभीरता को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी बुद्धि पर मुझे तरस आती है, जो आप ऐसे ही गाहे बगाहे इंटेलेक्चुअल के श्रेणी में अपने आप को कहवाते हैं और इतनी बातें आपको समझ में नहीं आती। इतना लिंकिंग मैंने कल भी किया था, यानी कि सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बनते हैं और उनकी अंतर्राष्ट्रीय समझ अगर इस ढंग की नहीं है, लेकिन अगर डिबेट करने दीजिएगा तो वह कुछ भी बोलकर चले जाएंगे, लगेगा कि उससे बड़ा कोई जानकार नहीं है। तो ये सोशल मीडिया की कुछ वीडियो देखकर ये ज्ञान रखने से कुछ ज्ञान नहीं होता, उसकी पुष्टिकरण करना होता है कि आप जो बात कह रहे हैं उस बात के लिए कुछ लॉजिक आपके पास है, तभी आपको एग्जाम में भी नंबर आते हैं और एग्जाम पर आपके कथन की पुष्टि भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलकर चल रहा है या कुछ भी बोलते हैं उसकी कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो ये आपको मेंस की दृष्टि से भी इस सारी चीजों को इससे कोरिलेट करके इस स्थिति में रख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट में यूएसए की रोल क्या रहा है और यूएसए की पॉलिसी क्या रहा है, इस गहराई में जाकर और इस परिप्रेक्ष्य में यूएसए ने इनडायरेक्ट रूप से चाइना को कैसे या चाइना के माध्यम से पाकिस्तान को कैसे हेल्प पहुंचा रहे हैं, इसकी कथन की पुष्टि कर दीजिएगा। तो कहते हैं ना कि कलम रुक जाएगी ऐसे स्टेटमेंट्स को पुष्टि करने में। हालांकि ये स्टेट लेवल पर ऐसे पीसीएस में सवाल नहीं आएंगे, लेकिन यूपीएससी के लेवल में चूंकि बहुत ज्यादा वो लंबा लिखना नहीं होता है, 100 या 50 शब्दों में लिखना होता है, तो आप इस ढंग से इसे पुष्टि करके लिख सकते हैं। अगर आपकी इतनी समझ विकसित हो जाएगी तो फिर आप पेपर और मैगजीन को जो पढ़ते हैं तो उसकी एक समझ विकसित करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसे पेपर सारे लोग पढ़ते हैं, उसमें सभी के पास लगभग सारे के पास पेपर होता है, लेकिन इस ढंग से उनकी समझ विकसित ही नहीं होती है। फिर वह उसी बात का जो वो कहते हैं ना डकैती करने वाला जो कुछ लोग मिल जाते हैं, उसकी बात सुनकर वह गौर से सुनने का लगे कितना विद्वान आदमी है, कितना ऑथेंटिक बात बोल रहा है, क्योंकि वो भी कहीं से सुन के ही आया है। तो कहने का मतलब है कि अपनी बुद्धि विवेक अगर विकसित नहीं कीजिएगा इस ढंग से, तो मेंस के अच्छे पेपर नहीं लिखेंगे, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आप नहीं बन पाएंगे। मैं बार बार कह रहा था कि इस उतावले में नहीं पढ़ना है। बहुत लोगों ने तो कह दिया था कि यूएसए भी हमारे साथ है, फलाना भी हमारे पास है, अभी यूएस पाकिस्तान जो है अकेले पड़ गया, पीओके भी हम साथ में ले लेंगे। हम पीओके लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है कि कोई भी टेरिटरी को इतनी आसानी से हम ले ले। उसके लिए एक प्रोसेस होता है और वह प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, वो आप बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा कि वो हम लेंगे। मान लिया जाए कि पूरे पाकिस्तान को हम अधिग्रहण कर ले, ठीक है, आपकी बात को हम 2 मिनट के लिए मान ही लेते हैं कि पूरे पाकिस्तान को मैंने भारत में मिला लिया। उस वहां के लोगों को क्या कीजिएगा? वह कल आपके लिए कैंसर का कारण बन सकता है। लोग को क्या कर लोगे? लोग की मानसिकता एक दिन में थोड़ी बदली जा सकती है। कई लोगों की मानसिकता तो बूढ़ा होके भी मर जाता है, तब तक उसकी मानसिकता ही चेंज नहीं होती है। तो जिस जनरेशन को इतनी घुट्टी पिलाई गई होगी बेवकूफी की, वो जनरेशन तुमको लगता है कि इतनी आसानी से वो अपनी चीजों को समाप्त कर देगा? इसलिए बहुत चीज सोच समझ के कोई भी स्टेप उठाए जाते हैं और बहुत सोच समझकर वो सारी चीजें की जाती है कि नहीं? खैर, हाँ, आप ये काम जरूर कर सकते हैं। बहुत लोगों का ये लॉजिक होता है कि सर ये बलूचिस्तान, देखिए बलूचिस्तान के मुद्दे पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, बलूचिस्तान को एक मुद्दा पर
कि हम क्यों नहीं इसको आजाद करवा सकते हैं। बहुत लोगों का एक प्रश्न आएगा और ये मेंस में जरूर सब आएगा, इमोशनल सवाल ही पूछता है। आपका व्यू एज ए एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में लिया जाएगा, न कि एक बिल्कुल ही जो रोड चलते हुए लोग कमेंट करते हैं उसके आधार पर आपका वक्तव्य होगा, आपके एडमिनिस्ट्रेशन का गुण नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, इमोशंस मत देखिएगा। ये बलूचिस्तान का पोर्शन जो है कहीं भी भारत की सीमा से लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो हम क्या काम करेंगे? हमको बहुत ज्यादा बलूचिस्तान को हम स्वतंत्र कराकर भी हमको इसे पड़ोसी कोई अच्छा पड़ोसी तो मिल नहीं जा रहा है। अगर पाकिस्तान से निजात मिल जाए तो एक तो इनका पड़ोसी ईरान और अफगानिस्तान से लग रहा है, इंडिया से लग नहीं रहा है। हाँ, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि बलूचिस्तान का जो बलूच आर्मी है उसको हम सहायता दे सकते हैं। तो भाई इंडिया इसकी घोषणा थोड़ी करेगा कि हम बलूच आर्मी को हम माने सपोर्ट कर रहे हैं। तो कल होकर पाकिस्तान भी तो आरोप लगाएगा कि आप अगर कुछ कहिएगा, किसी भी चीज देश पर आरोप लगा देते हैं कि कोई भी हमारे यहां तुम भेजते हो या ये करते हो, तो वो भी तो आरोप लगा सकता है, टीट फॉर टैट हो जाएगी। इसीलिए पॉलिटिकल स्तर पर इंडिया सब कुछ करता है, लेकिन वह कहता घोषणा नहीं करता है। अब पाकिस्तान कुछ भी नहीं करता है, लेकिन घोषणा सब चीज करता है। तो आप मेरे इशारा का एक शब्दों में सारी बातें आप समझ गए होंगे, है कि नहीं? आज जो बलूचिस्तान को इतनी ज्यादा, आज वह पाकिस्तानी सेना से लड़ने के लिए तैयार है, लड़ रहा है, कई जगहों पर सैनिक ठिकानों को खत्म करवा दिया, इतने बलोच आर्मी आ रहे हैं, उनको आधुनिक शस्त्र मिल रहा है, तो उसमें इंडिया का हाथ नहीं होगा। हालांकि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या इसमें भारत का हाथ नहीं होगा? वो सब चीज रहता है, वो डिक्लेरेशन नहीं किया जाता है। खैर, बहुत लोगों को बहुत गंभीर बातें नहीं समझ में आती है। ये भी सारी चीज होगा, और एक आज न कल तो अलग हटना ही हटना है। गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र भी हम जरूर लेके रहेंगे, लेकिन वह समय समय की बात है। खैर, आज इन सारी चीजों की मैंने चर्चा किया, और खास कर जो मुझे जो आज खुशी मिली है, वह खुशी अपने दामन में छुपाने से छुप नहीं रहा है, क्योंकि जो चीज मैंने कल प्रिडिक्शन किया था वो सारी की सारी चीजें बात आ गई है। और प्रधानमंत्री की घोषणा और डीजीएमओ की घोषणा ने हमारे सारे चीज को लिंक कर दिया है। इसलिए बार बार कहते हैं कि आईआर एक दिन के पढ़ने से नहीं आता है। आईआर के लिए प्रोसेस और 10 साल 15 साल का मेहनत खपाना पड़ता है, तब जाके आईआर समझ में आती है। और यूएसए की पॉलिसी समझने के लिए कई लोगों की जनरेशन खप जाएगा उनकी पॉलिटिक्स को समझने के लिए। तो आप ये समझ गए होंगे, और कल मैंने जो बात कही उसकी बात की पूरी तरह से पुष्टि भी हो रही है। तो इन शब्दों के साथ हम छोड़ के देना चाहते हैं, इससे कितने बहुत सारे मेंस के सवाल बन सकते हैं, और क्या पॉलिसी होना चाहिए, आप एक समझ विकसित जरूर कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज यह लेक्चर खत्म करता हूं, और फिर मिलते हैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, और मन लगा के पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। करंट अफेयर्स अगर ढंग से आ गया, अब ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स वाले में जो ब्रेकिंग न्यूज देकर, सोशल मीडिया देकर जो अपनी धारणाएं आप बनाने लगते हैं ना, इसको दोयम दर्जे का उसको कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल नहीं कहते हैं। इंटेलेक्चुअल की भाषा कुछ और होती है। तो ठीक है, इन शब्दों के साथ विराम देना चाहते हैं। समय के साथ साथ आपकी बुद्धि और विवेक में और भी विकास होगा। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, और इन्हीं शब्दों के साथ अपने मैं शब्दों को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद।